हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीड सुप्रीम। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं, मतलब हम एक सीरीज़ है एक्चुअली, ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं सारे के सारे इंट्रोडक्शन की और उन अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की जिनने हमें हेल्प करी टू नो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस वी नो टुडे, राइट। कई सारे जो साइंटिस्ट्स हैं जैसे प्रीस्टली, जैन इंजनहाउस, जो जुलियस वॉन सैच है, इन सब ने बहुत ज़्यादा एक लो लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनको एक एक साथ जोड़ के हम उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जानते हैं जो कि आज हमें पता है, राइट। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे भी चेक कर सकते हैं, चैनल पे वो अवेलेबल होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर कार्ड डाल दूँ इसका, राइट। तो ऊपर जो वीडियो फ्लैश हो रही होगी वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी सी, हम पहुंच चुके हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट का जो है पूरा स्ट्रक्चर कर लिया था। क्लोरोफिल्स के बारे में जाना था, क्लोरोफिल ए बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, राइट। इनके बारे में और डिटेल हम बाद में करेंगे। बस फर्स्ट हम ये जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है और लाइट रिएक्शन एक्चुअली है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हेयर कि लाइट रिएक्शन, जिसे कि फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं बेसिकली, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरीके से जो लाइट रिएक्शन है वो सिर्फ दिन में ही होती है, या फिर आप कह सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। अगर आप सनलाइट की बात कर रहे हैं तो वो दिन में होगा, बट अगर आप डार्क रिएक्शन की बात करें तो वो रात और दिन दोनों में हो सकता है, क्योंकि वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन लाइट पे वो डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट नहीं होगी तभी वो रिएक्शन हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हमें जो लाइट रिएक्शन की बात की गई है उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। फोटो यानी कि लाइट, और केमिकल यानी कि केमिकल जो आपके कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि लाइट और किस तरीके से लाइट और केमिस्ट्री एक साथ कंबाइन होकर काम करती है, ये फर्स्ट फेज है। यहाँ पे देखिए, इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, जो H2O है उसे H प्लस और O2 में स्प्लिट किया जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। एंड ऑक्सीजन रिलीज, O2 जो वहाँ से अलग होगी वाटर स्प्लिटिंग में, वो एज O2 निकल जाती है बाद में एज ऑक्सीजन। एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स जैसे कि ATP एंड NADPH, और यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आगे चल के आपकी डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प करने वाली हैं जाके बाद में इन डार्क रिएक्शन। The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex, यानी कि LHC। ये जो वर्ड है LHC या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और ये जो है एक्चुअली होते हैं फोटो सिस्टम्स के अंदर। दिस इज फोटो सिस्टम 1, PS1 कहते हैं शॉर्ट में, एंड फोटो सिस्टम 2 दैट इज PS2 इन शॉर्ट। उसके बाद देखिए, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, यानी कि एक्चुअली जो है फोटो सिस्टम 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो फोटो सिस्टम 2 पहले प्रेजेंट होता है। लेकिन इनको नाम दिया गया था क्योंकि ये जो फोटो सिस्टम 1 था, जो बाद में अकर होने वाला है, जो बाद में काम करने वाला है, वो डिस्कवर पहले हो गया था, इसलिए उसे फोटो सिस्टम 1 नाम दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पहले वर्क करता है, या फिर इनमें से कौन सा पहले डिस्कवर हुआ था। सो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो नाम है वो इनकी डिस्कवरी के फेज अकॉर्डिंग रखा गया है, ना कि इनके वर्क के अकॉर्डिंग, राइट। देन वी सी, एंड नॉट इन द सीक्वेंस विच दे आर फंक्शन, राइट। फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका नाम नहीं है। द LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो एक साथ कंबाइन होके, एक साथ मिलके जो LHC है या फिर फोटो सिस्टम है उनको वर्क करवाती है, राइट। देन वी सी, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल पिगमेंट्स, जितने भी पिगमेंट एक प्लांट में हैं, एक क्लोरोफिल में है, एक क्लोरोप्लास्ट में हैं, वो सारे के सारे एक फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। वो चाहे क्लोरोफिल ए हो, बी हो, कोई और टाइप का क्लोरोफिल हो, या फिर वो कैरोटिनॉइड्स हो, ज़ैंथोफिल हो, सारे के सारे एक फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। क्लोरोफिल ए के अलावा, क्योंकि एक्चुअली क्लोरोफिल ए को इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो मास्टर होता है, सारे के सारे जो बाकी के जो पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे लाइट को थोड़ा थोड़ा, मतलब अपने अपने रीजन में कलेक्ट करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी किस तरीके से जो अलग अलग पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग कलर की लाइट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और वो फिर सारी की सारी एनर्जी जो उस लाइट से मिलेगी उसे कंबाइन करके डाल पाएंगे वो क्लोरोफिल ए के पास।
फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एंटेना। यानी एंटेना किसे कहते हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए जो सिग्नल है उसको कैच करके लाए, राइट, उसे हम नॉर्मली एंटेना कहते हैं। तो यहाँ पे एंटेना उसे कहा जा रहा है जो कि आगे जाके आपके लिए एनर्जी को कैच करके क्लोरोफिल ए यानी कि मेन पिगमेंट या फिर मास्टर पिगमेंट तक पहुंचा रहा है। दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसाइज मोर एफिशिएंटली बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिफरेंट वेवलेंथ यानी कि डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि इस तरीके से वर्क करने से क्या होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ क्लोरोफिल ए को इस काम में लगा देंगे तो सिर्फ वो रेड और ब्लू कलर की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, और अगर उसे रेड और ब्लू कलर के अलावा बाकी जितने भी कलर्स होते हैं आपके, आपको पता है 7 कलर्स प्राइमरी होते हैं, बाकी रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उन सारी कलर्स को तो कभी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। इस तरीके से तो बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, जो कि ये नहीं होने देता है। जो बाकी कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स हैं वो सारे मिलके जो हैं उन सारी लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसाइज मोर एफिशिएंटली। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। यानी कि जो मेन रिएक्शन होना है, सारा का सारा जो एटीपी फॉर्मेशन है, एनर्जी का मेन ट्रैप है और एनर्जेटिक कंपाउंड्स बनाना है, वो सारा काम तो एक्चुअली क्लोरोफिल ए ही करता है। बट यहाँ पे जो बाकी सारे पिगमेंट्स हैं उनका ये रोल है कि वो एंटेना की तरह वर्क करके एनर्जी को ट्रैप करेंगे और सारी एनर्जी को डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो है उनको सारे को पकड़ के क्लोरोफिल ए के पास लेंगे, राइट। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम्स। यानी दोनों फोटो सिस्टम में जो है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में रिएक्शन सेंटर अलग होता है। रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए में थोड़ा सा अंतर होता है। क्लोरोफिल ए का जो है बेसिक फॉर्मूला सेम रहता है, बट दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। In PS1, the reaction center chlorophyll A has a absorbing peak at 700 नैनोमीटर। जो मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं कि दोनों में जो है क्लोरोफिल ए अलग नहीं होता है, तो इस लाइन पे ध्यान दें कि फोटो सिस्टम 1 में जो है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा 700 नैनोमीटर तक जाता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 में वो 680 नैनोमीटर ही रह जाता है। इसलिए फोटो सिस्टम 2 को P680 कहा जाता है और फोटो सिस्टम 1 को P700। तो कुछ ना कुछ तो क्लोरोफिल ए में डिफरेंस है, तभी वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। 20 नैनोमीटर्स का डिफरेंस है दोनों में। अगर डिफरेंस है तो नैनोमीटर यानी वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन में, तो डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होगा, राइट। तो आगे बढ़े हम, आगे देखिए हम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी एक ETS की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने रेस्पिरेशन में बात की थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, वहाँ पे भी आपने देखा था कि ATP एंड का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पे हमें NADPH और ATP से और FADH से जो एनर्जी मिल रही थी H+ के थ्रू, हम उसको ATP में कन्वर्ट कर रहे थे। वहीं हम यहाँ पे जो वो ATP और NADPH दोनों की फॉर्मेशन है। यहाँ पे NADPH है, वहाँ पे NADH था, ये दोनों में डिफरेंस था। इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो NADPH में ये जो आपका NADH है दैट इज आपका निकोटीन डाइअमाइड रिड्यूस्ड, जब उसमें H लगा होता है, और NAD यानी कि निकोटीन डाइअमाइड। जबकि आपका जो NADPH है दैट इज आपका निकोटीन डाइअमाइड फॉस्फेट। अगर रिड्यूस्ड है तो H+ लगा होगा, अगर नहीं है तो सिर्फ NADP। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जो NADPH है उसमें फॉस्फेट होता है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि P फॉर फोटोसिंथेसिस और NADPH में P आता है, और NADPH में P नहीं आता, सो इट इज फ्रॉम आपका रेस्पिरेशन, राइट। सो इट्स ईजियर। अब हम आगे देखते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे देखें इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड। या जब भी आपको पता है, अपने केमिस्ट्री में इतना पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जब भी उनको बहुत हाई एनर्जी मिलती है वो आप हीट से दे सकते हैं या फिर लाइट से दे सकते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट हो जाता है और हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। और जब एक लिमिट क्रॉस होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, एक लिमिट के बाहर एनर्जी दे देते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के बाहर चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे होती है, एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक रेडियस। यानी इतनी एक्चुअली एटॉमिक जो आपके ऑर्बिटल्स है वो तो इनफाइनाइट होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो अगर वो बहुत ज़्यादा दूर वाली ऑर्बिटल में चले जाए, इतनी दूर की न्यूक्लियस का उस पर कोई काबू ना रहे, तो उसे ही एटम से बाहर जाना कहते हैं। सो इतनी दूर इलेक्ट्रॉन चला जाता है जब वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम 1 यानी कि क्लोरोफिल ए। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड, इन इलेक्ट्रॉन को जो है कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिक कर लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उन्हें
पास करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या होता है। एक कोई एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल से और फिर उसे स्टेप वाइज आगे बढ़ाता जाता है, जो कि उस इलेक्ट्रॉन की किसी एक पॉइंट पे आके उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है जिससे वो एक्साइट हुआ था उसे वापस ले लेते हैं और उस एनर्जी को किसी जो है एनर्जी रिच कंपाउंड में डाल देते हैं, जैसे कि एटीपी, जीटीपी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखते हैं सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक्चुअली क्या होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं आपके मूविंग मॉलिक्यूल्स जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि इन्हें कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये मूव खुद भी करते हैं और एक जगह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को वहां से पिक करेंगे और इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को दे देंगे, तो उन्हें कहते हैं साइटोक्रोम्स। ये कई टाइप के होते हैं, साइटोक्रोम्स एक फैमिली का नाम है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। डाउनहिल का हमेशा मतलब होता है ये एक्चुअली ग्रेडियंट का मतलब होता है थ्रू द ग्रेडियंट, यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी, यानी कि शुरू में ज्यादा एनर्जी होगी, कम एनर्जी करके आगे पहुंचा देंगे, फिर कम एनर्जी करके आगे, फिर कम एनर्जी करके आगे। डाउनहिल ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाते हैं। इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। पोटेंशियल का मतलब आपको पता होगा जो है पोटेंशियल एक तरीके से एनर्जी से ही रिलेट करता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होगी रिड्यूस करने की, राइट। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट और फोटो सिस्टम 1। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कभी यूज अप नहीं कर दिया जाता। कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो इंटरनल जो आपके कंपाउंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं करते हैं, वो हमेशा आगे पास करते जाएंगे। एंड जो फाइनली आपका जो मॉलिक्यूल होगा जो कि आगे चल के उसे यूज़ करेगा वो या तो O2 होगा या फिर NADP एक्सेट्रा, जो NADP प्लस है पॉजिटिव कंपाउंड्स है वो होंगे, राइट। आगे देखें हम, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यूज अप नहीं हुए होते हैं, आगे बढ़ते आते हैं और आगे चल के वो जो है फोटो सिस्टम 1 को दे दिए जाते हैं। देन वी सी इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, यानी PS1 में जब वो पहुंचते हैं तब वो दोबारा से एक्साइट होते हैं रेड लाइट को रिसीव करने पे। व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700, आपको रेड लाइट की वेवलेंथ अगर पता हो तो दैट इज अराउंड 660 से लेके 720। रेड लाइट लगभग इतने वेवलेंथ के बीच में पूरी की पूरी रेड ही होती है, थोड़ा सा कलर में डिफरेंस होता ही है। तो ये जो है 700 नैनोमीटर वाले को PS1 में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है और 700 तो अगेन 680 से भी जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्साइट होगा। और इस बार नेचुरली अगर उसने ज़्यादा एनर्जी लेके जो है एक्साइट हुआ है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, तो ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल वाला इस बार जो है एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा हो। मैंने बताया था आपको पहले ही कि रेडॉक्स जो आपका पोटेंशियल है वो किसी ना किसी तरह एनर्जी से रिलेटेड होता है। अगेन जो डिसएग्री कर रहे थे वो ये बात मानेंगे यहाँ पे। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउनहिल अगेन, अगेन उसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गुजरना पड़ता है डाउनहिल, यानी कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी। थोड़ी सी एनर्जी ले ली आगे पहुंचा दिया, वो थोड़ी सी एनर्जी ले लेगा आगे पहुंचाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप कम कर सकते हैं, वैसे तो मतलब मैं इतनी ही तेज़ बोलता हूँ, तो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, राइट। दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल एनर्जी रिच NADP प्लस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन इलेक्ट्रॉन को कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले मॉलिक्यूल्स खुद नहीं यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करेगा या तो ऑक्सीजन इन आपका जो आपका रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है इसमें यूज़ करता है आपका NADP प्लस, यानी कि NADP प्लस एक पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, उसके बाद H प्लस मिलेगा तो उसके अंदर दो पॉजिटिव आ जाएंगे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है टू नलीफाई द चार्ज। तो NADP प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP प्लस टू NADPH प्लस H प्लस। इसे NADPH+ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम रिएक्शन में ऐसा लिखते हैं। रिएक्शन में ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि जब आप H2O को स्प्लिट करेंगे तो वहाँ पे 2 H+ निकलते हैं, और 2 H+ को अगर आप एक NADP+ के साथ और प्लस इलेक्ट्रॉन को के साथ अगर भेजेंगे तो ना तो उसे आप NADPH2 बोल सकते हैं और ना तो आप एक H+ को गायब कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस करना ज़रूरी है। सो इट इज़ NADPH+H+। और एक्चुअली देखिए तो NADPH के पास इतनी पोटेंशियल होती है कि वो एक और H+ को अपने साथ कैरी कर सके, सो इसलिए ऐसा होता है। This whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS1, excitation of electron again
to transfer of another acceptor and finally down to NADP plus, reducing it to NADPH plus H plus is called Z scheme. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको Z स्कीम का मतलब समझ में आएगा। Z स्कीम किसे कहते हैं? जो LHC यानी कि PS1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी PS2 है। PS2 में जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, यहाँ पे रेड लाइट दिया हुआ है। वैसे आपका एक्साइटेशन साई लाइट को मिला के होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लोरोफिल ए से निकलता है, इसलिए इसे PS1 इसीलिए इसे रेड कलर कहा जाता है, रेड लाइट कहा जाता है। अब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है। ऊपर का मतलब क्या है कि एक हाई एनर्जी, हाई पोटेंशियल वाले मॉलिक्यूल के पास जाता है, तो उसे हाई का मतलब हम ऊपर मान लेते हैं। ऊपर गया, देन वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज करते हुए PS1 में चला गया। LHC में PS1 है जिसमें वो अगेन 700 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब करके फिर इसे ऊपर भेजता है। ऊपर यानी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर, देन थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज करते हुए नीचे है, क्योंकि अगर पूरी एनर्जी एक बार में लूज करता तो वो सीधा नीचे आता, लेकिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज करते हुए, एक्चुअली होना यूं चाहिए ऐसे ऐसे सीढ़ी टाइप राइट, लेकिन उसको अगर आप मतलब बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस है लाइक यूं 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 यूं, तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाती है। तो क्या किया गया कि हाँ, तो यहाँ पे ये ऊपर गया, डायगनली वापस आया एंड देन वापस ऊपर गया। यहाँ पे एक ही रिएक्शन में खत्म हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मेट जो है या तो आपकी एन शेप लेगी, या फिर अगर आप डायगनली इसे देखें तो इट इज अ जेड शेप। तो जेड शेप है, इसलिए इसे जेड स्कीम कहा जाता है। जेड जो आपकी जेड स्कीम है, इट इज विद रेस्पेक्ट टू द एनर्जी या फिर पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों होता है, कैसे होता है, और यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या बताया जा रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात करें, यू वुड देन आस्क, इन सारी चीज़ों के पढ़ने के बाद, हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली। हमने एक बार देखा कि PS2 में से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइट हुए, साइटोक्रोम वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गए, उसके बाद PS1 में गए, NADP ने प्लस ने उसे ले लिया और वो चला गया। तो वापस से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इस तरीके से तो PS2 के पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो तो कंटिन्यूस है, लाइट तो कंटिन्यूस आता जा रहा है। थोड़ी देर में मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के लाइट के स्ट्राइक करने में, इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई गैप नहीं होता है टाइम का, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो एक ही सेकंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद रिएक्शन कहाँ से होगी? तो यहाँ पे हमें जवाब मिलता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज द मेन सोर्स। द इलेक्ट्रॉन दैट वर रिमूव्ड फ्रॉम द PS2 मस्ट बी रिप्लेस्ड, उनको दोबारा से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर को जब स्प्लिट करते हैं तब कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, उसको हम यूज करने वाले हैं, मतलब हम नहीं, प्लांट यूज करने वाला है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। जो आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का जो सिस्टम होता है वो एसोसिएटेड होता है विद PS2, यानी PS2 है उसी के पास ये स्प्लिटिंग होती है, ताकि जो इसके जो भी मटेरियल है वो वहाँ तक पहुँच सके। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H प्लस, डेफिनेटली H2O है तो 2H प्लस बनेंगे, एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, यानी कि जो कि ना तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है ना कम है, जितने उसमें अकेले ऑक्सीजन में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 ऑक्सीजन जब नेसेंट होते हैं साथ में मिलकर वो O2 बना सकते हैं। दिस इज अ सिंपल लॉजिक, राइट। The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकलते हैं वो तो आपको नेचुरली Z स्कीम में पता चल गया। फोटोसिस्टम 2 से निकला, ऊपर गया साइटोक्रोम वाले सिस्टम में, डाउनहिल आते हुए फोटोसिस्टम 1 तक पहुंच गया, देन दोबारा ऊपर गया आपके NADPH के पास, NADPH आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो NADPH के पास चला गया। तो ये जो आपका पूरा का पूरा स्कीम है, इसमें PS1 का तो समझ में आ गया, इसे तो PS2 से मिल गए इलेक्ट्रॉन। जो आपका PS1 है उसे तो PS2 से इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, बट हमारा जो PS2 था उसे कहाँ से मिलेंगे? उसे मिलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि वाटर की स्प्लिटिंग से मिला है। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, डायरेक्ट O2 बनाने के लिए 2H2O लिए हैं, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की बात करें तो वहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
Now we need to emphasize here that the water splitting complex is associated with PS2, जैसे कि मैंने आपको बताया ये PS2 के पास होता है वाटर स्प्लिटिंग का जो कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, which itself is physically located on the inner side of the membrane of thylakoid. आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका फोटो सिस्टम, अगर मतलब आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो भी अगर आपको कहीं और से पता हो तो कि जो आपके फोटो सिस्टम्स हैं, जितने की भी आपका रिएक्शंस हो रही हैं, ये लाइट रिएक्शन, वो होता है आपका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो मिलके हैं वो बनाती है ग्रेना, और जो एप्रेस्ड साइड होती है, यानी कि ग्रेना में जो बीच वाली साइड्स होती हैं, वो आपको अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जो बीच वाली साइड है वहाँ पे आपके PS2s होते हैं, जितने भी आपकी PS2 है वो ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं, और जो अनएप्रेस्ड साइड होती है यानी बाहर वाली या साइड वाली, उन सारी साइड्स पे होता है आपका PS1, ये मोस्ट लाइकली है। और कभी कभी साइड में भी PS1, अंदर भी PS1 होता है, बट PS2 कभी भी आउटर साइड में नहीं होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। सो हमने यहाँ पे Z स्कीम को तो पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, बाकी हमारा बच गया है जो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसको पढ़ना हमारा, जो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसको पढ़ना हमारा बाकी रह गया है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप चैनल को सब नीचे आप देखेंगे तो एक रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस करेंगे, साइड में आपका बेल आइकन आएगा, घंटी बनी हुई आएगी, उस पर आप करेंगे तो आपको ऑल का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑल दबा दीजिए, ताकि जितनी भी आपकी वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा बायोलॉजी एंड नीट से रिलेटेड, वो सारी की सारी आप तक पहुंचती रहे, क्लास 11 का पूरा आपका रिवीजन कंप्लीट हो सके, राइट। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये चैप्टर में थोड़ा बहुत भी समझा पा रहा हूँ, एंड कमेंट में बताएं कि आपको आगे क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।